दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी एक तेरा साथ। 12 बजने में 5 मिनट थे। मैं अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाए चीजों को हाथों से टटोलती माचिस ढूंढने में लगी थी। कभी दराज खोलकर देखती, कभी फाइलें हटाकर मेज पर खोजती। डर भी लग रहा था कि कहीं किसी आहट से अमन न उठ जाए। पता नहीं कहाँ रखकर भूल गई थी। हार कर मैं रसोई से मोमबत्ती जला लाई और केक पर सेट कर दी। आज हाफ वेडिंग एनिवर्सरी थी हमारी। 6 महीने हो गए थे हमारी शादी को। मैंने चाकू में रिबन बांधते हुए सामने बेसुध सोए अमन को देखा। कितने आराम से सो रहा था। पता नहीं इसको याद है भी कि नहीं। 12 बजते ही मैंने उसके पास जाकर हल्के से पुकारा, अमन, अमन, हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी। उसने कुनमुनाते हुए मुझको देखा। मैं होठों पर पूरी मुस्कान खींचे खड़ी थी। उसने मेरे बाईं ओर झांक कर केक देखा और उठकर बैठ गया। पक्का इसे याद नहीं होगा, तभी तो कैसा अजीब सा रिएक्ट कर रहा था। न चेहरे पर हल्की सी खुशी, न आधी चौथाई मुस्कुराहट। मैंने थोड़ा सकुचाकर उसका हाथ चाकू पर रखवाते हुए कहा, आई एम सॉरी तुमको उठा दिया, चलो जल्दी से काट कर वापस सो जाना। उसने बेदिली से केक पर चाकू चलाया और वापस सो गया। न मोमबत्ती बुझाई, न विश किया। शायद थक गया होगा बेचारा। खुद को सांत्वना देते हुए मैंने चाकू से केक पोंछकर जबान पर रखा। कुछ कसैलापन मेरे भीतर उतर गया। अमन दोबारा सो चुका था और मेरी आंखों में अब भी नींद नहीं थी। मोमबत्ती वहीं स्टूल पर चिपकाकर मैं बाहर आंगन में आ गई। आज बहुत मन था कि अमन और मैं रात भर बातें करते, ख्वाब संजोते, पर हकीकत ये थी कि अमन कमरे में था और मैं यहां अकेले। एक गहरी सांस भरकर मैं अपने ही पांव दबाने लगी। त्रिशा, त्रिशा। अमन की ऊंची आवाज सुनकर मैं कमरे को दौड़ी। पूरा कमरा मोमबत्ती के धुएं से भर गया था। सॉरी कहते हुए मैंने फटाफट खिड़कियां खोली और तौलिया घुमा घुमा कर धुआं बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। रहने दो, दूसरे कमरे में सो जाता हूं, अमन ने कहा और तकिया उठाकर चला गया। उफ, एक काम का ढंग नहीं था मुझको। न घर चलाने का तरीका, न रसोई पकाने का शऊर, और उस पे ये लापरवाहियां। झल्लाकर मैंने तौलिया कुर्सी पे फेंक दी। ये बौखलाहट, ये झल्लाहट कोई नई नहीं थी मेरे लिए। पिछले कुछ वक्त से ये कमतरी का एहसास मुझे परेशान कर रहा था। मैं स्टूल पर जमे मोम को चाकू से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। काश कि कोई ऐसा औजार मिल जाता जिससे मैं मन में पलती उलझन को छुड़ा पाती। उलझन की शादी के 6 महीने बाद भी मैं कहां खड़ी हूं। क्या मैं इतनी काबिल हो पाई हूं कि अपनी गृहस्थी अच्छे से संभाल पाऊं? घर संभाल पाने के सवाल ने रात भर मुझको सोने नहीं दिया। सुबह जल्दी उठकर मैं रसोई में लग गई कुछ स्पेशल बनाने के लिए। वैसे कुछ खास बनाना कहाँ आता था मुझको। 2-4 डिशेस थीं जो अच्छी बन पड़ती थीं, लेकिन उनमें से क्या बनाऊं कि अमन को अच्छा लगे, ये सोचते हुए मैं राशन के डब्बे खंगालने लगी। गुड मॉर्निंग त्रिशा, चाय मिलेगी? अमन की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बस चाय चढ़ाने ही जा रही थी। चाय तो मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं थी। फिर भी उसे हामी भर दी, ये सोचकर कि एक सुघड़ पत्नी शायद यही करती होगी। अमन ऑफिस चला गया। मैं पिछली रात धोए कपड़े बालकनी में सुखा रही थी। जैसे ही अमन की सफ़ेद शर्ट उठाई, दिमाग खराब हो गया। मेरे दुपट्टे का रंग कमीज पे लग गया था। मैं उसे रगड़ने लगी। सामने बालकनी में खड़ी पड़ोसन मुझे ही देख रही थी। मैंने जल्दी से वो शर्ट छुपाई और भीतर आकर दरवाज़ा कस के बंद कर लिया। ये शर्ट अमन की फेवरेट थी। मैं उसे दोबारा धुलने लगी। मेरे हाथ रंग छुड़ा रहे थे और मन अतीत के लम्हे जुटाने लगा। वो लम्हे जिनमें खुशी थी, सुकून था, प्यार था। पिछले साल फरवरी की वो गुलाबी शाम थी। इंस्टीट्यूट के बाहर बाइक पर बैठा अमन मेरा इंतजार कर रहा था। यूं अचानक उसको देखकर मुझे हैरानी हुई और खुशी भी। 2 साल के रिलेशन में वो कभी यूं लेने नहीं आया। उस रोज जरूर कुछ खास रहा होगा, शायद कोई ट्रीट या डेट। मैं चुपचाप उसकी बाइक पर आकर बैठ गई।
60 की स्पीड में चलती बाइक जब झटके से दाईं ओर मुड़ी तो मुझको हैरानी हुई। ये तो मेरे घर का रास्ता था। अमन, रॉन्ग टर्न ले लिया, मैंने कहा। ना, राइट टर्न एट द राइट टाइम, कहते हुए वो बोला। तुम्हारे घर चल रहे हैं, शादी की बात करने। मेरे हाथ उसके कंधे पर कस गए। उसने बाइक रोक दी। मैं चाहती थी कि पापा अमन के बारे में जाने तो पहले मुझसे। अमन को मैं ऐसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी कि रिजेक्शन की कोई वजह ना हो, लेकिन वजह तो ढूंढ ली थी पापा ने। अमन का दुनिया में अकेले होना पापा के लिए सबसे बड़ा मसला हो गया था। अगली शाम मैं इंस्टीट्यूट के बाहर अमन से मिली। पापा राजी नहीं है अमन, कहते हुए मैंने उनके मना करने की वजह भी बता दी। उसने कहा, उनका डर वाजिब है त्रिशा, तो क्या मैं तुमको छोड़ दूं? मैंने पूछा तो अमन चुप हो गया। मैं अमन को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए माँ पापा से रोज जिद करती, उनको भरोसा दिलाती कि अमन से बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता मुझे। औलाद की जिद के आगे पेरेंट्स हार ही जाते हैं और पापा भी हार गए। कांपता हुआ हाथ मेरे सर पर रखकर उन्होंने बस इतना कहा, खुश रहना हमेशा। मुझे भरोसा था कि मैं हमेशा खुश रहूंगी। जिंदगी का कोई भी मुश्किल वक्त न हमको कमजोर करेगा न तोड़ेगा। अमन के घर में वो मेरी पहली सुबह थी। माँ की तरह मैंने नहा धोकर पूजा की और रसोई में आ गई। यही तो था मेरी गृहस्थी का बैटल ग्राउंड। गैस पर चाय का पानी चढ़ाने के बाद मैं सामान के डब्बों पर लगी चिट पढ़ने लगी। अजवाइन, मेथी, जीरा, अमचूर, मंगरेल, ये क्या होता है? दिमाग पर तमाम जोर डालने के बाद भी जब मंगरेल के बारे में नहीं जान पाई तो माँ को फोन मिला दिया। पापा ने कॉल रिसीव की। मैंने चहकते हुए कहा, कैसे हैं पापा? पापा ने ठीक हूँ कहा। और कुछ बताए? आगे मेरे कुछ और कहने से पहले उन्होंने फोन माँ को पकड़ा दिया। माँ से मैंने काफी बातें की, लेकिन मंगरेल के बारे में कुछ नहीं पूछ पाई। रह रहकर पापा की अनमनी आवाज जहन में टिक टिक कर रही थी। अरे चाय काढ़ा हो जाएगी। अमन की आवाज पर आज मेरा ध्यान टूटा। मैंने गैस की नॉब बंद कर दी। क्या हुआ? क्या सोच रही थी? अमन ने पूछा। एक मन हुआ कि उसको बता दूं कि पापा नाराज हैं, लेकिन न जाने क्या सोचकर छुपा गई। बोली, अमन खाने में दाल बनाऊं? फिर थोड़ा रुककर कहा, एक्चुअली वही बनानी आती। कहते कहते मैं चुप हो गई। अमन को पता था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, फिर भी मैंने उसे दोबारा बता दिया। वाकई कुछ नहीं आता था मुझको। पापा हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देते रहे और माँ इस बात को लेकर निश्चिंत रही कि शादी तय होने पर सिखा देंगी। और जब शादी होने लगी तो न मौका था न माहौल। शादी के बाद के कुछ रोज मेरे लिए थोड़े मुश्किल थे। उस शाम मैं थाली में सूखा आटा लेकर बैठ गई। आटा पानी, पानी आटा करते हुए पूरा डिब्बा खाली हो गया, लेकिन आटा नहीं गूंथ पाई। रात को चावल सर्व करते हुए मैंने पूछा, अमन तुमको आटा गूंथना आता है क्या? अमन ने हाँ में गर्दन हिलाई तो मैं खुशी से गले लग गई। लगा जैसे कितनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई हो। शादी को 1 महीना गुजर चुका था। अगर इन 30 दिनों का औसत निकालें तो घर में दाल चावल या दाल रोटी ही बनी थी। ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर खाते कितने रोज बीत गए याद भी नहीं। उस सुबह भी मैं ब्रेड पे जैम बटर ही लगा रही थी। अमन ने हंसते हुए कहा, अंग्रेज चले गए, ब्रेड छोड़ गए। उसकी हंसी पहली दफा सीधे दिल को लगी। मैं जानती थी कि पक्का उसने मजाक किया होगा, फिर भी पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में यह बात आ गई कि मैंने शादी करने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी। किसी किसी की जिंदगी एक दिन में बदल जाती है, लेकिन मेरी जिंदगी 6 महीनों में भी नहीं बदली। मुझे जो कमतरी का एहसास पहले था वो आज भी था। साबुन रगड़ते रगड़ते कमीज फीकी हो गई, लेकिन वो लाल रंग का निशान नहीं निकला। मैंने आस पड़ोस से निगाहें बचाते हुए वो कमीज कपड़ों के बीच में सुखा दी। ऐसे अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहती थी, मैं उनको सुधारना चाहती थी। दिल करता कुछ ऐसा करूं कि अमन मेरी तारीफ करे, कहे कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, या फिर घर अच्छे से संभालने पर खुश होकर मुझे शाबाश कह दे। उसी शाम का वक्त था। मैं रसोई में मोबाइल पर गाने चलाए पिछले हफ्ते लाया राशन डिब्बों में लगाने लगी।
जैसे जैसे राशन का कार्टन खाली हुआ, एक सड़ी हुई बदबू घर में फैलने लगी। सामान में सबसे नीचे रखा फ्रोजन फ्राइज का पैकेट खराब हो गया था। मैंने उसे फेंक दिया। माँ अगर ऐसे नुकसान करते देखती तो कितना नाराज होती, पक्का डांट सुनाती, कहती सामान मुफ्त में आता है क्या? एक औरत का हुनर होता है किफायत करना। अरे बचाओगी नहीं तो बरकत कैसे होगी? ये बरकत किसे कहते हैं अब समझ पाई थी मैं। रात को अमन के आने का टाइम हो रहा था। मैंने डिनर में पनीर और मशरूम की 1-2 डिशेस बना ली थी। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए अमन बोला, वाह आज लग रहा है कुछ खास है। मैंने उसी केक का टुकड़ा भी प्लेट में लगाकर उसके सामने रख दिया। उसे याद दिलाना था कि हाफ एनिवर्सरी विश और मुस्कान उधार है। लेकिन अमन कुछ बोला ही नहीं, इमोशनलेस। तुम क्यों नहीं खा रही हो? खाने का आखिरी निवाला खाते हुए उसने पूछा। भूख नहीं है, मैंने कहा। अब कैसे कहती कि आज एक थाली में खाने का सोचा था। अमन ने उठकर हाथ धोए और कमरे में चला गया। मैं काम निपटाकर कमरे में पहुंची तो देखा अमन वही सफेद कमीज देख रहा था। वो मेरे दुपट्टे से लग गया। काफी साफ किया, लेकिन मैं अटकते हुए सफाई देने लगी। अमन ने गुड़ी मुड़ी करके वो कमीज बिस्तर पर डाल दी। सॉरी अमन, मैंने डरते डरते कहा। उसने एकदम हल्की आवाज में कहा, कोई बात नहीं, पर वो मेरी फेवरेट शर्ट थी। एनीवेज। मेरे कानों में अमन के शब्द जा रहे थे, लेकिन दिल को वो पापा वाला अनमनापन सुनाई दिया। कहीं अमन मेरे बारे में एकदम गलत तो नहीं सोचने लगा? कहीं उसे ये तो नहीं लगने लगा कि मैं उसका घर नहीं चला सकती? और अगर ऐसा है तो कहीं अमन और मेरा रिश्ता टूटने के कगार पर तो नहीं है? मेरी दोस्त की शादी भी तो ऐसे ही सिर्फ 9 महीने में टूट गई थी। हर सांस के साथ एक सोच मेरे सीने में उतरती और हर सोच के साथ मेरा डर मुझको भीतर भीतर घोटने लगता। 2 महीने और गुजर गए। रिश्ते की चटखन अब मेरे चेहरे पर ठहरी रहने लगी। हालांकि मैं कोशिश करती कि मेरे भीतर जो बीते उसका पता अमन को ना चले। उस रोज हमें कहीं जाना था। मैं आईने में देखकर काजल लगा रही थी और पीछे खड़ा अमन टाई की नॉट बना रहा था। मैंने देखा अमन की नजरें मुझ पर थीं। मैंने नजरें चुरा ली। Why you looking so dull? उसने पूछा। डल? मैं नहीं तो, कहकर मैंने पर्स उठाया और बाहर निकल आई। कितना झूठ बोलने लगी थी मैं। जिन बातों के लिए लगता कि वो अमन को नाराज कर सकती हैं, उनको सिरे से छुपा जाती। अपने माथे के बल को खींचकर होठों के इर्द गिर्द ले आती। धीरे धीरे गृहस्थी, काम, अमन, गलतियां, दिमाग में इतना कुछ रहने लगा कि जरूरी चीजें भूलने लगी थी मैं। अपनी पढ़ाई, अपना करियर भूलने लगी थी मैं। अमन अक्सर पूछता था कि अपनी पढ़ाई के बारे में आगे क्या सोचा है। मैंने तो टाल जाती थी। खुद पर शायद भरोसा ही नहीं रहा था। उस रोज बिल जमा करने के लिए मैंने चेक काट कर अमन को दिया। चेक देखते हुए उसने पूछा, साइन बदल दें क्या? सही साइन क्या थे ये 7 चेक बिगाड़ने के बाद भी याद नहीं आया। इतनी भुलक्कड़ तो नहीं थी मैं। कुछ भूलने पर हर बार अमन मुझको अजीब नजरों से देखता। ये नहीं कि प्यार से हाथ थाम कर पूछ ले, कोई बात है क्या त्रिशा? शायद वक्त के साथ रिश्ते अजनबी हो जाते होंगे। उस रात अमन ऑफिस की कुछ फाइलों पर काम कर रहा था। मैं वहीं खड़ी बालों में ऑयलिंग करने लगी। त्रिशा जरा ये पढ़ना, 94 लिखा है कि 34? अमन ने एक कागज मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। मुझे अच्छा लगा उसका यूं पूछना, लेकिन पता नहीं किस गायब दिमागी में मैंने तेल लगे हाथों से कागज थाम लिया। क्या यार, तेल लग गया, अमन ने कहा तो मेरी सारी खुशी काफूर हो गई। उसने कागज डस्टबिन में फेंकते हुए कहा, मैं ऑफिस से दूसरी कॉपी ले लूंगा। मेरी निगाह डस्टबिन के कागजों पर थी। लगा जैसे ये कागज नहीं, हमारा रिश्ता हो। क्या रिश्ते इतने सस्ते हो जाते हैं कि उनका कोई मोल न रह जाए? पता नहीं जो निगाहें देख रही थीं वो सच था या महज मेरे दिमाग की उपज। उस रात हम स्टडी में थे। मेरी निगाह बार बार घड़ी पर जा रही थी। 12 बजने में 5 मिनट थे। मेरा जन्मदिन शुरू होने वाला था।
12 बजते ही तारीख बदलकर 4 जनवरी हो जाएगी। मेरे कॉलेज और स्कूल के दोस्त, मेरे इंटरनेट के फ्रेंड्स, सबके मैसेज आने लगेंगे। लेकिन आज मुझे इंतजार था तो सिर्फ अमन की बर्थडे विश का, उसके गिफ्ट का। शादी के बाद मेरा पहला बर्थडे था। क्या देगा मुझको गिफ्ट में? कहीं भूल तो नहीं गया होगा मेरा जन्मदिन? ये सोचते हुए मैंने मोबाइल पर उंगलियां फिराई और चोरी से अमन को देख लिया। ये बर्थडे, ये एनिवर्सरी, इन्हीं लम्हों से अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहती थी मैं। 2 मिनट बचे थे। वक्त से ज्यादा तेज धड़कनें चलने लगी। अमन उठा, किताब मेज पर रखी और मुझे गुड नाइट बोलते हुए चला गया। मेरी निगाहें उसके पीछे दौड़ती हुई दरवाजे पर ठहर गईं। क्या वो 2 मिनट बाद पलट के वापस आएगा? क्या वो सचमुच मेरा जन्मदिन भूल गया? उसकी वापसी का इंतजार था मुझको। ये 2 मिनट मेरी जिंदगी के सबसे लंबे मिनट थे। इन 2 मिनटों में मैंने अपनी खुशी, अपना डर, अपनी आशंकाएं, अपना इंतजार, सब कुछ जी लिया। वक्त खिसकने लगा। मैंने तय किया कि मैं ही अमन के पास जाकर बर्थडे विश ले लूंगी। मैं भीतर कमरे में जाने लगी कि तभी मोबाइल पर रिंग हुई। कॉल रिसीव करती कि डोरबेल बज उठी। मैं समझ नहीं पाई कि फोन उठाऊं, दरवाजा खोलूं या अमन के पास जाऊं। डोरबेल दोबारा बजी। किसी ने भूले भटके फूल भेज दिए होंगे शायद। मैंने दरवाजा खोला। सामने खड़ी दोस्तों की फौज एक साथ ताली बजाकर चिल्लाई, हैप्पी बर्थडे। अमन की आवाज मेरे ठीक पीछे से आ रही थी, एकदम अलग। सब दोस्तों ने मिलकर खाने के पैकेट्स, केक टेबल पर सजा दिए। कैंडल बुझाते वक्त अमन साथ में झुका और उसकी फूंक मेरे गालों को सहलाती हुई गुजर गई। हैप्पी बर्थडे त्रिशा कहते हुए उसने केक खिलाया और बाकी गालों पर लगा दिया। दोस्त हूट करने लगे। मैं झेप गई। लुक त्रिशा इज ब्लशिंग, एक ने टोका। अरे वो तो अमन ने बाइक मोड़ ली, वरना पता नहीं क्या होता। दूसरा बोला तो अमन समेत मैं भी हंस पड़ी। उसने बड़े ही कैजुअल अंदाज में मेरा कंधा थाम लिया। मेरी निगाह उस पर उठ गई। पार्टी भर मैं सिर्फ उसको देखती रही। कभी गुलाब जामुन आधा मुझको खिलाकर खुद खा लेता, कभी कोल्ड ड्रिंक सिप करके कैन मुझको थमा देता। अजीब हालत थी मेरी। ये सच था या दोस्तों के सामने एक हैप्पी कपल होने का दिखावा? ये कौन सा एहसास था जिसमें बेचैनी भी सुकून सी लग रही थी मुझको? सुबह के 4 बजे तक सारे दोस्त चले गए। अमन खाली पैकेट रसोई में रख रहा था। मैं दरवाजे पर खड़ी उसको देखने लगी। मन भर भर कर आंखों को आ रहा था। आज तो खुश होना चाहिए था मुझे, फिर ये आंसू क्यों आने लगे? एक पल मुस्कुराती तो अगले पल रो देती। इस बार शायद मेरा सुबकना सुन लिया था अमन ने। अरे क्या हुआ त्रिशा? उसके पूछने पर मैं और तेज सुबकने लगी। वो घबरा गया। शायद इतने दिनों का जमा हुआ रुक रुक कर बह रहा था। अमन मेरे करीब आ गया। मैंने चेहरा झुका लिया। न मैं घर संभालने में अच्छी हूं, न काम करने में। स्टिल यू वांट टू बी विथ मी? मैंने कहा। क्या ये सब क्यों कह रही हो? वो भी आज बर्थडे के दिन? उसने पूछा। मैंने कहा, डर लगता है मुझे, कहीं इस सब की वजह से तुम्हारा प्यार खत्म ना हो जाए, कहीं तुम मुझे छोड़कर। मैंने बात अधूरी छोड़ी, लेकिन उसने पूरी समझ ली। कुर्सी खींचकर मुझे बैठाते हुए वो खुद उकड़ू बैठ गया। बोला, तुम पागल तो नहीं हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और इस कारण से कि तुमको चूल्हा चौका घर गृहस्थी नहीं आता। ये सो फनी त्रिशा। तुम हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं हो, तुम एक इंटेलिजेंट, समझदार, मैच्योर लड़की हो। कब से कह रहा हूं अपनी पढ़ाई का सोचो। खाना बनाना आना या ना आना ये अच्छी शादी की क्वालिफिकेशन नहीं है ना। जो प्यार हमारे तुम्हारे बीच है वो है। खाना कोई और बना सकता है आके घर में। सच ही तो कह रहा था अमन। जरूरी है रिश्तों में प्यार होना, अपनापन होना। जिस हक से मैंने उसको प्यार जताया था, उसी हक से अपनी तकलीफ भी बता सकती थी, अपने मन की गांठें भी खोल सकती थी। अच्छा सुनो मैडम, बातों से पेट नहीं भरता है, बंदे को भूख भी लगती है। अरे बर्थडे यार तुम्हारा, कुछ तो दो खाने को। उसने पेट पकड़ कर कहा और मैं हंसते हंसते फिर रो पड़ी। उसने मेरे आंसू पोंछ दिए।
मैंने आज अमन से अपनी तकलीफ जता दी थी, लेकिन अभी माँ पापा से प्यार जताना बाकी था। मैंने फोन उठाया और पापा का नंबर डायल कर दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।